तो गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को। तो हमारा जो यूनिट वाइज चल रहा है, तो उसमें यूनिट फर्स्ट तो हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, ठीक है। और उसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। और जो आप लोगों का यूनिट सेकंड है, तो आज शुरू करते हैं, जिसमें मौलिक अवधारणाओं पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ग्रुप है, काफ़ी लंबा ये टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर समिति पढ़ेंगे, सामाजिक संरचना पढ़ेंगे, सामाजिकरण, संस्कृति, प्रशस्ति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। काफ़ी सारे टॉपिक एनसीईआरटी में पहले ही कवर कर चुका हूँ मैं। फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हम एक विस्तृत जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया है तो मज़ा आएगा यहाँ पे आप लोगों को यूनिट सेकंड को पढ़ने में, ठीक है। यूनिट वाइज हम चल रहे हैं, ज़्यादा हम फालतू की चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूकेपीएससी फैक्चुअल सवाल आपके सामने फेंकेगा, ठीक है, या बनाएगा, जो आप लोगों को ईजिली करना है। तो आप लोग बारी बारी से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर भारी भरकम हो जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो सिलेबस है उसमें देखिए, मौलिक अवधारणाओं के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक दिया है इसके अंतर्गत वो दिया है समाज, दिया है सोसाइटी दिया है। देखिए, समाजशास्त्र एक शब्द में पूछे कि जो समाजशास्त्र वो किसका अध्ययन करता है या किसका अध्ययन इसमें किया जाता है, तो आप आंसर पाते होंगे कि इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, सीधे सीधे। इसीलिए जो समाजशास्त्र है वो समाज का एक केंद्रीय अवधारणा है, केंद्र बिंदु है, महत्वपूर्ण है। कई बार सवाल सीधे सीधे यहीं से पूछ देता है कि समाजशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। वैसे तो ये समाज में जितने भी चीज़ें हैं उसका सबका अध्ययन करता है, लेकिन मुख्यतः समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। लेकिन समाजशास्त्र में भी तो कई यों के बीच में आपसी मतभेद है कि इसका एक्चुअल में जो परिभाषा है वो सही क्या बैठेगी करके। फिर भी समाज क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहा जाता है। सिंपल वे में आप याद रखिएगा, जिनमें आपसी सामाजिक संबंध बने होते हैं, जिनमें आपस में क्या पाए जाते हैं? सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था की एक श्रृंखला पाई जाती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उसे आप लोगों को नोट डाउन करने हैं और याद भी करने हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो परिभाषा है वो मैकियावेलियन पेज है। देखो, इतना बड़ा जो ये 3-4 लाइन है ना, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से की पॉइंट को बाहर निकालना है। जो मैकियावेल और पेज है ये कहते हैं कि जो समाज है ये एक सामाजिक संबंधों का जाल है। ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है ये एक सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होते रहता है। बस आप लोगों को लास्ट लाइन पे फोकस करना है। जो लास्ट लाइन दिया गया है ना कि यह सामाजिक संबंधों का एक जाल है और जो समाज है वो हमेशा परिवर्तित रहता है, यही है समाज। गिडिंस महोदय क्या कहते हैं? अब गिडिंस महोदय पे आप लोगों का क्या याद रखना है कि समाज स्वयं एक संघ है। गिडिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अनुसार समाज एक संघ है। तो गिडिंस कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, जैसे संगठन है, समितियां हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं और ये सब आपसी संबंधों से जुड़े होते हैं। भले ही ये अमूर्त होते हैं लेकिन औपचारिक इनको मान्यता प्राप्त होता है। तो गिडिंस महोदय के अनुसार समाज क्या है? समाज स्वयं एक संघ है
यह एक संगठन भी है जिसे औपचारिक संबंधों का योग कह सकते हो, याद रखिएगा। पार्सन्स क्या कहते हैं? पार्सन कहते हैं कि समाज मानव संबंधों की संपूर्ण जटिलता है। यानी समाज वह है जिसमें मानव आपसी तालमेल, आपसी संबंधों से क्या करते हैं, समाज में रहते हैं। यानी ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये कहते हैं पार्सन्स। यह सामाजिक क्रिया साधन और साध्य यानी एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। इंपॉर्टेंट होगा र्यूटर का। र्यूटर क्या कहते हैं कि जो ये हमारा सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक अमूर्त अवधारणा है। यानी समाज क्या है, एक अमूर्त है। अमूर्त जिसे आप देख नहीं सकते हो। अमूर्त मतलब ये आप मान के चलिए कि जो हमारे आपसी संबंध है, समाज में जितने भी व्यक्तियों के मध्य में जो संबंध है वही समाज है कहते हैं। और ये कौन कहते हैं? र्यूटर। एक एक की पॉइंट पकड़ना है। र्यूटर ने क्या बोला, पार्सन्स ने क्या बोला, मैक्यावर ने क्या बोला, गिडिंस ने क्या बोला, बस मैक्यावर पेज ने क्या बोला, समाज जाल है। वही र्यूटर क्या बोलते हैं? र्यूटर बोलते हैं कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है जिसमें कि जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो आपसी तालमेल, आपसी संबंधों की कारण उन्होंने इसको अमूर्त कहा। और ग्लिन क्या बोलते हैं? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लिन। ग्लिन बोलते हैं कि समाज सामान्य हित, जिसमें सामान्य भूभाग यानी क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में जो सामान्यतः रहने वाले व्यक्ति है, रहन सहन, वही है समाज। ये बोलते हैं ग्लिन महोदय। ठीक है, अब आगे चलेंगे और गिन्सबर्ग पे चर्चा करेंगे। गिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि जो समाज है वो ऐसे व्यक्तियों के समुदाय को समाज कहा जाता है जो कतिपय संबंधों की विधियों द्वारा परस्पर क्या होते हैं, आपस में बंधे नहीं होते हैं। ये कह रहे हैं ना कि जो कतिपय संबंधों की विधियों द्वारा परस्पर एकीभूत हो, उन व्यक्तियों से भिन्न जो इस प्रकार के संबंधों से बंधे हुए नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के समुदाय को समाज कहा जाता है जो कतिपय किसी न किसी कारण से तो एक दूसरे के साथ बंधे हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। ग्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी सदस्य हो सकता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ग्रीन क्या बोलते हैं? ग्रीन बोलते हैं कि समाज एक बहुत बड़ा समूह है और इस समाज का कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है, सदस्य हो सकता है। समाज जरूरी नहीं है कि व्यक्तियों ही हो, जनसंख्या संगठन हो सकता है। जो चीज मूर्त है और जो चीज अमूर्त है यही समाज है। और ये स्वार्थों से बना होता है। अब राइटर महोदय क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है। अब समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि जो समूह है उनमें रहने वाले व्यक्तियों के जो संबंध है वही है समाज, ये कहते हैं राइट। अब समाज की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। समाज की प्रमुख विशेषताएं जैसे है पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंध तभी संभव है समाज में जब लोग एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के प्रति जागरूक हो। ठीक है, और गिडिंस ने बोला भी है कि समाज परस्पर जागरूक होना चाहिए।
और ये समाज का प्रमुख गुण भी है। एक समाज तभी अच्छा समाज कहलाएगा जब परस्पर वो जागरूक हो, और समाज में जब एक दूसरे के प्रति जागरूक रखते हो लोग, तो समाज की प्रमुख विशेषताओं में पहला जो विशेषता आपको याद रखना है वो याद रखना है समाज पारस्परिक जागरूक होना चाहिए। और आप लोगों को ये सेगमेंट याद रखना है, ये वाला सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। गिडेंस ने समाज का प्रमुख गुण क्या बताया है। दूसरा जो विशेषता है वो है अमूर्त व्यवस्था। समाज सामाजिक संबंधों एवं संस्थाओं की व्यवस्था है जो दिखता नहीं है, जिसमें रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, जो धर्म है या धर्म संबंधी जो आस्थाएं हैं, यही है अमूर्त व्यवस्था। समितियां हैं, एजेंसियां हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हो, लेकिन ये समाज में लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए समाज एक कैसी व्यवस्था है, अमूर्त व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तीसरी जो विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है, समाज श्रम विभाजन है। देखिए, समाज को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत अनिवार्य होता है। जितने भी समाज में लोग रहते हैं उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, किसी भी हालत में पूरा करना होता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही समाज में कार्यों का बंटवारा किया जाता है। अब हर समाज में श्रम विभाजन करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यही है श्रम विभाजन। उच्च निम्न हो सकता है, जाति वर्ग आधारित हो सकता है, प्रशस्ति के हिसाब से हो सकता है, आर्थिक इकोनॉमिक परिदृश्य से हो सकता है, भूभाग के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। चौथी जो विशेषता है वो है लंबी जीवन अवधि। समाज ऐसा नहीं है कि आज बना और कल ही खत्म हो, नहीं। समाज में निरंतर परिवर्तन या निरंतरता देखने को मिलता है। जैसे पुराने सदस्यों के स्थान पे नए सदस्य आते हैं। समाज हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज समाज का निर्माण हुआ और कल ही समाज डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं। हाँ, समाज कभी ऐसी कोई प्राकृतिक घटना के कारण, जैसे आपदा के कारण कोई पर्टिकुलर समाज क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, समाप्त हो सकता है। लेकिन समाज निरंतरता पे चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, परिवर्तनशील। कई बार मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं कि समाज चलता तो रहता है लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है। परिवर्तन की गति ऑफ कोर्स कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन परिवर्तन ही एक अपर्याय दशा है, मतलब परिवर्तन होके ही रहेगा समाज में। अब कई बार ऐसा भी स्टेटमेंट में सवाल पूछ दिया जाता है कि क्या समाज सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित होता है? नहीं, मनुष्य से बाहर भी एक और समाज है जिसमें जीव जंतुओं को आप रख सकते हैं। हाँ, जीव जंतुओं में केवल संस्कृति नहीं पाई जाती है, संस्कृति केवल मनुष्य में पाई जाती है। इसके बाद आप लोगों को जो याद रखना है, जो सातवीं जो विशेषता है वो पारस्परिक निर्भरता। देखो, आज जिस समाज में हम लोग रहते हैं वो समाज एक दूसरे पर निर्भर है। पहले एक काम को करने के लिए हजारों लोग हुआ करते थे, अब पर्टिकुलर एक कार्य को करने के लिए एक ही यहाँ पे व्यक्ति मौजूद है। जैसे कोई मशीन है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर कोई बनाता होगा,
किल पुर्जे कोई और बनाता होगा, उसकी डिजाइनिंग कोई और करता होगा। यही है कि समाज आज पारस्परिक निर्भर है एक दूसरे पे। प्राचीन समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। श्रम विभाजन बहुत कम देखने को मिलता था प्राचीन भारतीय इतिहास या समाज में। सहयोग एवं संघर्ष की भावना वर्तमान समय में, आज वर्तमान समय क्या कहूँ, मिड वाइल सेशन से भी आप देखेंगे तो कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। क्योंकि सहयोग नहीं होगा संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा तो सहयोग भी नहीं होगा। समाज में संघर्ष और सहयोग होना भी बहुत जरूरी है। ये इसकी विशेषता है। नौवीं विशेषता, समानता एवं असमानता। कोई समाज पूर्ण रूप से समान नहीं होता है और ना ही कोई समाज पूर्ण रूप से असमान होता है। तालमेल, ज्यादा डिस्टेंस कहीं पे देखने को मिल सकता है, कहीं पे नहीं देखने को मिल सकता है आप लोगों को। बृहद संस्कृति, हर समाज की एक संस्कृति होती है, अपनी खान पान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा। हर समाज की एक संस्कृति। प्रजनन, समाज की एक अन्य विशेषता है कि प्रजनन, समाज को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए नए सदस्यों की आवश्यकता भी होती है। न नए सदस्यों की आवश्यकता बल्कि नए नए संगठन, नए नए संस्थाओं की भी या समितियों की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए समाज में प्रजनन की एक निश्चित व्यवस्था होती है। आगे बढ़ेंगे और जो जो नेक्स्ट विशेषता है वो है भौगोलिक क्षेत्र। एक समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से भी पहचान बन जाती है। लेकिन जब हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर समाज को जोड़ते हैं तो किसी विशिष्ट एक समाज की बात ही होती है, संपूर्ण समाज की बात नहीं होती। उसके बाद हम अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे ना, जैसे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर एक समाज की बात कर रहे होंगे उस समय पे। अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र की बात अगर आप कर रहे हो तो आप सिर्फ उस समिति या उस समाज की ही बात कर रहे हो कि इस समाज में तो ये पाया जाता है, जो उस भौगोलिक क्षेत्र को इंडिकेट करते हुए आप चर्चा कर रहे हो। इसलिए एक समाज की एक भौगोलिक क्षेत्र भी होती है, क्योंकि मनुष्य भौगोलिक क्षेत्र में ही तो निवास करता है। इसीलिए भौगोलिक क्षेत्र के साथ समाज की पहचान बन जाती है, याद रखिएगा। लेकिन जब हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे समाज को जोड़ते हैं तो किसी विशिष्ट यानी एक समाज की ही हम बात कर रहे होते हैं, संपूर्ण समाज की बात नहीं कर रहे होते हैं उस समय पे। अब नेक्स्ट जो विशेषता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप कुछ भी मत छोड़िएगा। यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछा गया जाएगा, जॉनसन ने समाज के कितने तत्व बताए हैं। इंपॉर्टेंट है, जो जॉनसन महोदय है, जॉनसन ने समाज के 4 तत्व बताए हैं। पहला, निश्चित क्षेत्र यानी निश्चित भूभाग। दूसरा बताया है आप लोगों का प्रजनन, मेरे साथ आप याद करेंगे। पहला निश्चित क्षेत्र, दूसरा प्रजनन, तीसरा है संस्कृति, चौथी है स्वतंत्रता। ये जॉनसन महोदय ने 4 तत्व बताए हैं समाज की, निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, संस्कृति और स्वतंत्रता। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। डेविस के अनुसार समाज के तत्व 4, डेविस ने भी कितने बताए हैं? 4। उन्होंने बोला है कि समाज में जनसंख्या होना चाहिए, कार्य विभाजन होना चाहिए, समूह होना चाहिए, जनसंख्या, कार्य विभाजन, समूह और सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता, यानी जो समाज है वो एक व्यवस्था के तहत चलना चाहिए। तो बताइए डेविस ने कौन कौन से बोले हैं? एक तो बोला है उन्होंने जनसंख्या,
कार्य विभाजन, और बोला है समूह, और तीसरा सामाजिक व्यवस्था। अब हम चर्चा करते हैं समाज एवं एक समाज में, यानी एक समाज क्या होता है और संपूर्ण समाज क्या होता है, इन पे अंतर देखते हैं। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो समाज है वो संबंधों का जाल होता है, और हमने मैकियावेलियन पेज ने भी बोला, ऊपर पे बताया मैंने कि मैकियावेलियन पेज ने बोला कि जो समाज है वो संबंधों का जाल है। इसीलिए समाज अमूर्त है, जबकि एक समाज जो होता है वो व्यक्तियों का समूह है, इसीलिए मूर्त है। देखो, एक पर्टिकुलर समाज की बात करें तो एक समाज व्यक्तियों का समूह है और वह इसलिए मूर्त है। लेकिन समाज क्या है, जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो समाज संबंधों का जाल है, इसलिए हम उसे अमूर्त कह रहे हैं। सेकंड जो अंतर, समाज बहुत बड़ा होता है, जटिल होता है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक स्तर पे होता है, और जो भी यहाँ पे सदस्य होते हैं उनके व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। लेकिन जब हम एक समाज की बात करेंगे पर्टिकुलर, तो उसका क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा। सदस्यों और उनके व्यवहारों में ज़्यादा भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी, समानता देखने को मिलेगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात कर रहे हो, उस समय पे एक समाज की बात कर रहे हो। थर्ड जो अंतर है, समाज का कोई निश्चित भौगोलिक दायरा नहीं होता है, लेकिन एक जो समाज है उसका निश्चित भूभाग होता है, और जो समाज है इसकी सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक समाज की बात कर रहे हो तो इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, आप पर निर्भर रहता है। समाज के भीतर अनेक एक समाज हो सकते हैं, मतलब समाज के अंदर बहुत सारे समाज पाए जाते हैं, छोटे छोटे। आइए आगे बढ़ते हैं और समाजों का वर्गीकरण हम देखते हैं। स्पेंसर का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर ने समाज को 4 भागों में बांटा: सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित, तिहरे मिश्रित। पहला सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज। दुर्खिम ने समाज का जो वर्गीकरण किया वो 4 भागों में किया: सरल समाज, बहुखंडीय समाज। सरल और बहुखंडी को इसने मिला दिया तीसरे में, तो सरल, बहुखंडी, मिश्रित समाज, दोहरे, सरल, मिश्रित समाज। कोशिश करिएगा इनको याद करने की, हाँ, यहाँ से सवाल पूछा भी जाता है। मार्क्स का विभाजन, तो इन्होंने श्रम विभाजन के आधार पर जो वैज्ञानिक वाद था, आदिम समाज, एशियाई समाज, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। तो बताइए कितने का विभाजन किया समाजों का वर्गीकरण कार्ल मार्क्स ने? 5: आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी। ठीक है। टॉनिज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टॉनिज का वर्गीकरण। गेमाइन सॉफ्ट, चर्चा करेंगे गेमाइन सॉफ्ट पे, क्योंकि जब हम समुदाय पढ़ेंगे, इसके बाद का चैप्टर ही है आप लोगों का समुदाय। गैसेल सॉफ्ट, अभी हम गैसेल सॉफ्ट पे है, समाज पर है। तो टॉनिज ने समुदाय और समाज वर्गीकरण किया समाज का। एंथोनी गिडेंस का वर्गीकरण, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम चर्चा करेंगे।
एंथोनी गिडेंस ने पहला बोला शिकारी एवं भोजन संग्रह वाला समाज। दूसरा इन्होंने बोला कृषक समाज। तीसरा चरागाह। चौथी परंपरागत समाज। और पांचवें इन्होंने बताया पहली दुनिया के समाज। पहली दुनिया के समाज में किसको रखा गया? पूंजीवादी देशों को रखा गया, जिसके अंतर्गत अमेरिका और यूरोप। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है, पहली दुनिया के समाज का वर्गीकरण किसने बताया है? एंथोनी गिडेंस ने बताया है। दूसरी दुनिया के समाज के अंतर्गत साम्यवादी देशों को रखा गया है, रूस है, चीन है। तीसरी दुनिया के समाज के अंतर्गत विकासशील देशों को रखा गया है, जिसमें अफ्रीका है, एशिया के कुछ देश जैसे भारत है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। समाजों के कुछ अन्य प्रकार है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे कृषक या लोक समाज की अवधारणा, यानी समाजों को कृषक और लोक समाज में किसने बांटा है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। उत्तर आधुनिक समाज की अवधारणा किसने दी है? तो डैनियल बेल ने। यहाँ पे रॉबर्ट का नाम याद रखिएगा, उत्तर आधुनिक समाज पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद चौथी प्रशस्ति एवं संविदा समाज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में बताया था प्रशस्ति और संविदा समाज का मतलब क्या होता है, कल संविदा का मतलब समझाया था मैंने। प्रशस्ति एवं संविदा समाज हेनरी मैन ने दिया है, और इनके अनुसार है कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, भारत देश एक प्रशस्ति समाज है, और सिलेबस में भी है आप लोगों की प्रशस्ति, इसी में है। औद्योगिक समाज की अवधारणा सेंट साइमन ने दिया था। साइमन कौन है? कॉम्ते जी का गुरु। अच्छा, यांत्रिकी समाज, जिसमें किल पुर्जे को रखा जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर को रखा जाता है, तो ये दिया है इमाइल दुर्खिम महोदय, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथी और छठी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। यांत्रिकी समाज की अवधारणा किसने दी है? तो आप लोग याद रखिएगा, इमाइल दुर्खिम। सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी, ये अवधारणा ये समाज बताया है ऑगस्ट कॉम्ते ने। सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गतिकी, ये समाज जो बताया है, ये बताया ऑगस्ट कॉम्ते जी ने। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो चैप्टर था आज का यूनिट 2 के अंतर्गत समाज के बारे में, तो समाज हुआ समाप्त। ठीक, अब हम कल समुदाय और समूह पे चर्चा करेंगे, या फिर जो भी इसमें टॉपिक है उन पर हम किसी भी टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा और सुबह शाम रिवीजन करते रहिएगा। ठीक, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इसकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।